हाय यू ऑल। आज के क्लास में हम लोग मॉडल सेट नंबर 2 जो कि 2021-22 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा अवेलेबल कराया गया था फॉर द आर्ट्स स्टूडेंट, हम उनके सोल्यूशन को भी डिस्कस कर लेंगे। जस्ट बिकॉज कि सिलेबस सेम है और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों को चाहिए सो दैट कि हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो बेहतर कर सकें। तो इंस्ट्रक्शंस सारे के सारे सेम रहेंगे, क्वेश्चंस हिंदी में होंगे, बट मैं आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन कर दी जाऊंगी और करेक्ट आंसर जो है वो आप हमारे साथ 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 में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने आप से भी टिक करते जाओ और देखो कि कितना आपने सही करा हुआ है और करेक्ट आंसर आपके कितने होते हैं। तो इससे आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का पता भी लग जाएगा। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? पूछा जा रहा है कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए कहा है कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम मानव के सामान्य कारोबार मतलब ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्टिविटी, जिससे कि ह्यूमन अपने वेलफेयर को बढ़ा सकता है, इस तरह की बातों की स्टडी करते हैं। तो ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो देखिए अल्फ्रेड मार्शल का रहा है। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन वेलफेयर की स्टडी करता है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और जिसको आप ह्यूमन वेलफेयर भी कह सकते हैं, मानव के कल्याण की बातें मार्शल ने कहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का। ऑप्शंस में और भी हैं, जरा देखा जाए। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए वेल्थ की परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो उन्होंने वेल्थ की बात करी थी, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। माल्थस ने बहुत सारी थ्योरीज दी है और उन थ्योरीज में उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर की बातें कम करते हुए पॉवर्टी और बहुत तरह की चीज़ें जो हैं उसको एक्सप्लेन करी है। तो माल्थस भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। गॉटफ्राइड एकेनवेल इकोनॉमिस्ट नहीं बल्कि साइंटिस्ट और स्टैटिशियन थे जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड थ्योरीज दी हैं, इसलिए डी भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे है, चलते हैं हम लोग। और अगला सवाल है जहाँ पे कह रहा है कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो अराइज क्यों होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन कहता है सीमित आवश्यकता, बोलता है कि जो नीड्स है मनुष्य की, मानव की जो आवश्यकताएं हैं, कहता है वो सीमित है, नीड्स आर लिमिटेड। देखिए ऐसा तो नहीं है, हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा है, असीमित है, सीमित तो बिल्कुल नहीं है। अगर वही सीमित होती तो कोई समस्या ही नहीं होती, फिर आर्थिक समस्या नहीं होती, हम कोई स्टडी नहीं कर रहे होते, इकोनॉमिक्स ही नहीं होता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन पे चला जाए, संसाधनों का एकल प्रयोग, मतलब जितने भी रिसोर्सेज है कहता है कि हम उसका सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन कहता है कि 10 रुपए से हम सिर्फ एक पेन खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 रुपया है ये रिसोर्स हुआ, और क्या हम 10 रुपए से सिर्फ पेन ले सकते हैं? नहीं। अब आप ये मत समझना कि 10 रुपए में और क्या आएगा, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि क्या इन 10 रुपयों से पेन ही लिया जा सकता है, या पेन ना लेकर के हम इस 10 रुपए का आइसक्रीम भी खा सकते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए खा सकते हैं। अच्छा, क्या आइसक्रीम ही खाया जा सकता है? मेरा मन हो रहा है बिस्किट लेने का, तो मैं क्या इन 10 रुपयों से बिस्किट का पैकेट ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हूँ। अच्छा, ये भी नहीं करना, एक छोटी सी पतली सी कॉपी तो आ ही जाएगी, तो क्या कॉपी लेना चाहूँ तो ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हूँ। सो देर आर वैरायटी ऑफ यूजेस, ऑल्टरनेटिव बोलते हैं हम इसको, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं संसाधनों का, एकल प्रयोग तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत होगा, नहीं होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी पे चला जाए जहां कहता है संसाधनों की प्रचुरता, कहता है कि जितने भी संसाधन हैं यानी रिसोर्स हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। क्या इसीलिए आर्थिक समस्या होती है? देखो वही बात है, अगर संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में होते तो समस्या ही नहीं होती, लेकिन ये भी बात नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है संसाधनों की दुर्लभता से। दुर्लभता मतलब स्कैरसिटी, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज आपको देखने को मिलता है
जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला सवाल है थर्ड नंबर क्वेश्चन में, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है? स्टैटिस्टिकल डेटा फॉलोइंग में से कौन सा नहीं है, हम वो देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन देखो, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, यहाँ पे 1000 न्यूमरिक डेटा है, न्यूमरिक वैल्यू है जो कि स्टूडेंट्स की संख्या बता रहा है, तो ये तो है, इसलिए इस सवाल का जवाब ये नहीं होगा, बिकॉज हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कौन सा आंकड़ा नहीं है, राइट? तो ये तो आंकड़ा है। चलो ऑप्शन बी पे चलते हैं। बोलता है 2021 में भारत की जनगणना 121 करोड़ थी, सॉरी नॉट जनगणना, जनसंख्या, सॉरी 2021 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। ये 121 जो है ये डेटा को बता रहा है, पॉपुलेशन को बता रहा है, न्यूमरिक फॉर्म में देखो ना, वैल्यू है तो इंफॉर्मेशन है, राइट? तो ये भी आपका स्टैटिस्टिकल डेटा है, इस सवाल का जवाब ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन है सी, एक सड़क दुर्घटना में 100 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। फिर से देखो 100 नंबर है और नंबर के फॉर्म में हम यहाँ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसकी, तो उन व्यक्तियों की जिनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, किस परिस्थिति में, सड़क दुर्घटना में। तो ये भी एक न्यूमरिक डेटा है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी अब देख सकते हैं वही बच रहा है। बोलता है भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं। अब ये कई लोग जो हैं ये कोई डेफिनिट नहीं है, न्यूमरिक वैल्यू यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। सो सांख्यिकीय आंकड़ा ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, सही आंसर है और थर्ड नंबर का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? देखो ये तो पता है कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड से, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। अब लैटिन लैंग्वेज में किस शब्द से हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स ले रहे हैं, तो इसका आंसर होगा स्टेटस, ऑप्शन नंबर सी। स्टेटस से हमने स्टैटिस्टिक्स वर्ड लिया है, उसी की उत्पत्ति हुई है और अब हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में कहता है सभी समस्याओं की जड़ है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका रूट क्या है, उनका मूल भाव या कारण क्या है, मूल कारण बताइए। तो सबसे पहला बोलता है प्रचुरता, यानी बहुत अधिक संख्या में किसी भी चीज का, बहुत अधिक मात्रा में किसी भी चीज का होना नहीं। अभाव मतलब हो गया कमी, देखो समस्या तो यही है, ठीक है। फिर भी हम और ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन सी कहता है बहुलता, बहुलता मतलब भी हो गया बहुत ज्यादा, और डी बोलता है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं बात वाली बात नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, अभी अभी हमने ऊपर में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जहां पे मैंने आपको बताया कि देखो तो कौन सा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड नंबर क्वेश्चन से मिलता जुलता है आपका ये 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोलता है निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है, चर मतलब वेरिएबल, चर मतलब वेरिएबल, तो जो वैरी कर सकता है उसका एग्जाम्पल बताइए फॉलोइंग अवेलेबल ऑप्शंस में से। चलो ढूंढे। पहला ऑप्शन कहता है एक खास कलम की कीमत, एक खास कलम की कीमत जो है ये है चर, या फिर चलो आगे के ऑप्शंस देखें। बोलता है एक खास लैपटॉप की कीमत, एक खास बोल रहा है सब में, तो लैपटॉप की कीमत अब पर्टिकुलर है, अब तो उसकी कीमत तो पर्टिकुलर ही होगी, इसलिए वेरिएबल तो नहीं होगी। ठीक उसी तरह से खास कलम की कीमत बोल रहा है तो खास है, एक पर्टिकुलर कलम है, उसकी कीमत तो हर बार निश्चित ही रहती है, तो वेरिएबल तो नहीं होगा। बट स्टिल ऑप्शन सी देखें, राष्ट्रीय आय, ये तो बदलती रहती है समय के साथ, है ना। और डी है एक बेंच की लंबाई, तो ऑप्शन डी गलत, डी गलत, ए गलत, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, बिकॉज नेशनल इनकम हर साल चेंज होता है देश में, वो वेरिएबल का एग्जाम्पल है, वो एक वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है। अब यहाँ पे पहले तो समझो प्रतिदर्श मतलब क्या बोल रहा है, तो प्रतिदर्श का मतलब हो गया सैंपल, ठीक है। तो जो सैंपल मेथड से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, बोलता है उससे क्या फायदा है। पहला तो कम खर्च,
ठीक है। दूसरा बोलता है कम प्रगणक की आवश्यकता, मतलब कम एन्यूमरेटर लगेंगे, बिकॉज सैंपल मेथड क्या होता है, जब हम होल पॉपुलेशन में से फ्यू नंबर ऑफ आइटम्स लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, बस इसकी स्टडी करते हैं और पूरे पॉपुलेशन को हम कंक्लूड कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सैंपल मेथड। तो इसमें खर्चा कम होता है, कम लोगों की जरूरत पड़ती है, कम समय लगता है। इनमें से सभी होगा 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बोलता है इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। किस संस्था के द्वारा सामाजिक आर्थिक मुद्दा यानी कि सोशियो इकोनॉमिक, है ना, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर राष्ट्रीय स्तर पर, नेशन वाइड लेवल पर, नेशन वाइड लेवल पर सर्वेक्षण किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। जरा देखो तो, सेंसस ऑफ इंडिया, दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन, तीसरा है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन और चौथा है श्रम ब्यूरो। देखो श्रम ब्यूरो लेबर से रिलेटेड है, ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया पॉपुलेशन से रिलेटेड है, पॉपुलेशन और उनके कुछ इंडिकेटर्स। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का काम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करना है, राष्ट्रीय आय की गणना करना है। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एनएसएसओ का नाम हमने सुना है, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था सरकार का कि देश में जो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज हैं, उनसे रिलेटेड जो सर्वेक्षण है वो नेशन वाइड लेवल पर किया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन जो है बी जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बोलता है भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित होते हैं। अभी अभी मैंने कहा जनगणना, सेंसस, ये संबंधित है देश की जनसंख्या से, इसलिए जनगणना कहते हैं इसको, है ना। पॉपुलेशन से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पॉपुलेशन साइज हो गया। ऑप्शंस देखा जाए, पहला बोलता है जन्म दर और मृत्यु दर संबंधित, बिल्कुल पॉपुलेशन रिलेटेड हो जाएगा कि कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने लोगों की मौत हुई। ऑप्शन बी साक्षरता, ये भी जनसंख्या संबंधित है। ऑप्शन सी जनसंख्या के आकार और संरचना, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक बात। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है। प्रभावित करना मतलब थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आप, मतलब बायसनेस की बातें हो रही है, कहां पर आप थोड़ा सा जवाब देने वाले के साथ उसको आप अपने अकॉर्डिंग बायसनेस उसको करने पर मजबूर कर सकते हैं। कहाँ ऑप्शंस आपको ऐसा मिलेगा, कौन से तरीके से डेटा कलेक्शन करने पर रिस्पोंडेंट्स को हम थोड़ा बायस्ड या प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देखो ईमेल सर्वेक्षण नहीं है, बिकॉज ईमेल पे आपने सवाल भेज दिया ऑनलाइन एक मैसेज के तौर पर, मेल के थ्रू, सामने वाले बंदे ने उसको रिसीव किया, रिस्पोंडेंट्स ने रिसीव किया, जवाब दे दिया। यहाँ तो आपका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए आप किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। दूसरा है डाक सर्वेक्षण, देखो लगभग सेम ही है, इसमें आप डाक के थ्रू लाइक ऑफलाइन चीजें भेज रहे हैं डाकिए के थ्रू, और सवाल भेज रहे हैं, चीजें क्या सवाल भेज रहे हैं, सामने वाला उस सवाल को पा रहा है, उसका जवाब भी वो डाक के थ्रू आपको दे रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा आपको किसी तरह से। ऑप्शन सी है टेलीफोनिक सर्वेक्षण, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले ऑप्शन डी देखो एसएमएस सर्वेक्षण। एसएमएस भी लगभग सेम है, आपने मैसेज भेजा, उधर से मैसेज में रिप्लाई आया, फिर मैसेज भेज रहे हो, तो कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, ना आप मिल रहे हो, ना आप देख रहे हो, ना आप बात सुन रहे हो, ना आप डायरेक्टली बात कर रहे हो, तो ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सी में कहता है टेलीफोनिक सर्वेक्षण, टेलीफोन पर जब हम बात कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि सामने वाले को थोड़ा हम बरगला सके, नॉट बरगलाना बट थोड़ा आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित करते हुए आप उनसे जवाब निकलवा सकते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है
11 नंबर क्वेश्चन बोलता है वर्ग सीमा क्लास इंटरवल 60-80 का मध्य बिंदु है। ये बड़ा ही आसान सवाल। 60 इज द लोअर लिमिट, 80 इज द अपर लिमिट। कैसे निकलता है मिड पॉइंट? तो भाई फॉर्मूला है L1 प्लस L2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो क्या करोगे 60 प्लस 80 बटा 2, है ना, हो जाएगा 140 बाय 2 इज इक्वल्स टू 70। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। निकाल लेंगे इस तरह के सवाल के जवाब को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को कहा जाता है। देखो बड़ा ही आसान है। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, है ना, और क्लासिफिकेशन जब आप समय के आधार पर करें तो उस क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, यही सवाल पूछा जा रहा है। समय के अनुसार 4 तरीके हैं, आपको बताया हुआ है। एक होता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के 4 तरीके, क्रोनोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन और एक होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी डन। तो क्रोनोलॉजिकल मतलब वो क्लासिफिकेशन जो समय के आधार पर हो। जियोग्राफिकल मतलब जब आप एरिया के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब जब आप मैग्नीट्यूड वगैरह के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। एंड क्वालिटेटिव मतलब जब आप एट्रीब्यूट्स यानी गुणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं आंकड़ों का। सवाल का जवाब आपके सामने। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कालानुक्रम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा वो। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आपके 12 नंबर सवाल का। 13 नंबर क्वेश्चन है जहां कह रहा है चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। किसी भी तरह के वेरिएबल्स को आप कितने भागों में बांट सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, 2। एक तो वो जो वैरी करे, एक तो वो जो वैरी ना करे। सीधी बात है। फिक्स्ड वेरिएबल्स 2 ही तरह का तो हो सकता है, एक जो बदल सकता हो, एक जो नहीं बदल सकता है। अच्छा, ये तो एक टर्म हुआ फिक्स्ड वेरिएबल। इसको दूसरे तरीके से मैं समझाऊं तो आप 2 तरीके से इसको बांट सकते हैं। एक वो जिनको आप संख्यात्मक रूप से दिखा सकते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा, और एक हो जाएगा आपका वो वेरिएबल जो वेरिएबल तो है लेकिन आप उनको नंबर के फॉर्म में दिखा नहीं सकेंगे, तो विच इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव वेरिएबल। बात समझे? क्वांटिटेटिव मतलब हो गया जैसे एज, इनकम, प्रॉफिट, सैलरी, ये सब हो गया आप जिसको नंबर में दिखा रहे हो, है ना, हाइट, वेट, ये सब हो गया, मार्क्स। और क्वालिटेटिव मतलब हो गया जैसे ब्यूटी, कलर, एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी। तो ये सारी चीजें जो है ये भी वेरिएबल है, चेंज तो होती है, राइट, लेकिन न्यूमेरिक फॉर्म में इनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको छोड़ दो, आप फिक्स्ड वेरिएबल रहने दो। इस टर्म्स में इसको ना समझते हुए आप इसको इस टर्म्स में समझो कि वेरिएबल 2 तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, तो 14 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो, कह रहा है किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की, ठीक है, किसी वर्ग में सम्मिलित या देखिए 40 नंबर है, किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को कहते हैं। किसी वर्ग में, देखो वर्ग मतलब क्लास, तो किसी भी क्लास में सम्मिलित जितनी भी संख्याएं होती है उनको क्या कहते हैं। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कहते हैं ना। क्लास इंटरवल के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो क्लास इंटरवल हो गया लाइक 0 to 10, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, तो इसमें कितने मद हैं इसको आप फ्रीक्वेंसी से देख रहे हो ना। 0 से 10 के बीच में, मान लो मार्क्स की बात कर रहे हैं कि 0 से लेकर 10 के बीच में कितने बच्चों ने कितने मार्क्स लाए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गई, मदों की संख्या हो गई, और मार्क्स हो गया यहाँ क्लास इंटरवल। तो जैसे 0 to 10 के सामने फ्रीक्वेंसी है 2,
तो दो क्या बता रहा है कि दो बच्चे हैं जिनका मार्क्स 0 to 10 के बीच में है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को शो करता है। किसी भी क्लास इंटरवल में जितने भी मदों की संख्या होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं, आवृत्ति से डिनोट करते हैं, इसलिए उसको हम फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, अब जरा देखा जाए अगला सवाल है 15 नंबर क्वेश्चन, जहां पे कह रहा है विविक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। विविक्त चर को जब आप उसको वर्गीकृत करते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो वो देखो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, अलग अलग नंबर्स हैं, और उनको जब आप वर्गीकृत कर रहे हैं, अलग अलग क्लासेस में बांट रहे हैं, तो उसको हम बारंबारता सारणी बोलते हैं। बारंबारता सारणी एज इन टेली बार बोलते हैं ना, 2 3, और उसको आप टेली बार के थ्रू दिखा रहे हो। अच्छा ये तो 2 है, ये 3 हो गया। जैसे टेली बार हम बनाते हैं 5-5 का पेयर। ऑप्शन सी होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, जहां पे सवाल है कि अंक गणितीय रेखा चित्र को और किस नाम से जाना जाता है? अंक गणितीय रेखा चित्र को और हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम काल श्रेणी आलेख के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हिंदी में थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है, बट हम कोशिश करेंगे बातों को थोड़ा समझने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बोलता है बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न हुआ है? मतलब ये जो हम बारंबारता बहुभुज बनाते हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयत चित्र से। आयत चित्र। ठीक है, चलें अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है एक अच्छी सारणी में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो एक अच्छी सारणी यानी टैबुलेशन की बातें हो रही है आपसे, और टैबुलेशन में एक गुड टेबल में क्वालिटीज बहुत सारे हैं। उसमें शीर्षक और उपशीर्षक होता है, हेडिंग और सब हेडिंग्स होता है। ठीक है, सारणी की संख्या होती है, टेबल नंबर होता है, बिल्कुल ठीक, ए भी होता है, बी भी होता है, सी जो है अवशीर्ष भी होता है उसमें, और ऑप्शन नंबर डी में बोलता है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। एक गुड टेबल में टाइटल, सब टाइटल्स, कॉलम्स के हेडिंग, रो के हेडिंग, सारी चीजें होती हैं, मौजूद होती हैं, इसलिए उसको हम लोग ऑल ऑफ दीज इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उसे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? देखो बोल रहा है कि जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हो तो उसमें जो भी एरर वगैरह है, जो भी गलतियां हैं, उसको कम करते हुए उसको और ज्यादा अधिक रिलायबल बनाना है, उसको करेक्ट बनाना है, और उसको आप आसानी से समझ पाए, ऐसा बनाने के लिए आप उसको जब प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंटेशन का कौन सा तरीका सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा? तो प्रेजेंटेशन का तरीका आरेखी होगा जो सबसे ज्यादा सूटेबल होगा। ग्राफ के थ्रू जब हम किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को शो करते हैं तो वो ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा भरोसेमंद होता है, और ज़्यादा आप उसको बेहतर समझ भी पाओगे। तो आरेखी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत क्या क्या आता है? जब आप किसी भी तरह के डेटा को प्रेजेंट करने के लिए डायग्राम बनाने लगते हो, तो डायग्राम बनाते वक्त उस डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें आती है? तो उसके अंदर देखो बारंबारता बहुभुज, जो ऑप्शंस गिवन है उसमें हम फ्रीक्वेंसी बारंबारता बहुभुज जो है उसको इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है आपके सवाल नंबर 20 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बोलता है मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? मलमल का जो कपड़ा होता है वो किस तरह के वस्त्र का एक किस्म है, एक टाइप है? तो मलमल का जो कपड़ा है वो आपके सूती वस्त्र का एक टाइप है। ऑप्शन सी सही उत्तर सवाल नंबर 21 का। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन सिद्धांत
जो समझ में आ रहा है वो है पैसा निकालने का, ठीक है, जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया। तो इस थ्योरी को देने का जो क्रेडिट है वो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है वो ये इस तरह का सिद्धांत पहले इंडिया में ओरिजिनेट किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करेंगे। अगला सवाल, निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है। सवाल में कहा जाता है निर्यात अतिरेक। अब निर्यात अतिरेक का मतलब हो गया एक्सपोर्ट सरप्लस, ठीक है, निर्यात अतिरेक का मतलब हो गया एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट सरप्लस का सिंपल सा मतलब है जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए इंपोर्ट से, तभी इसको कहेंगे कि एक्सपोर्ट सरप्लस हो गया है। पहला ऑप्शन देखो तो आयात और निर्यात का बराबर होना, बिल्कुल नहीं, इसको तो बैलेंस बोलेंगे, राइट। दूसरा देखो तो आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना, आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना, ये तो सही है। चलो फिर भी ऑप्शन सी देखा जाए, निर्यात की तुलना में आयात का होना, नहीं भाई। ऑप्शन डी निर्यात का शून्य होना, नहीं। ऑप्शन बी सही उत्तर, सही जवाब आपके क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है 24, कहता है औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कॉलोनियल पीरियड में इंडियन इकोनॉमी का जो लिटरेसी रेट है वो कितना था, हम लोगों ने ये पढ़ा है। तो लिटरेसी रेट जो है वो लगभग में 16% था। तो 7 तो नहीं, 7 महिलाओं की साक्षरता दर थी। 16% से अधिक नहीं होगा, ए और डी ऑप्शन नहीं होगा। एक सेकेंड, 16%, 16% से कम, 16% से अधिक। देखो औपनिवेशिक भारत में भारत की साक्षरता दर को 17% आंका गया था, जिसमें से महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो 7% थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत। मैंने कहा डी नहीं होगा, वो नहीं होगा ऐसा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जहां पे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच चली थी। मुंबई टू, जो कि पहले बॉम्बे हुआ करता था, सो इट्स बॉम्बे टू थाने, बम्बई से लेकर थाने तक के बीच में चली थी। और ये ऑप्शन डी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का, मुंबई टू थाने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का क्या बेस होता है वो देखें। और उसका बेस होता है निजी लाभ, बिल्कुल हाँ जी। जन कल्याण नहीं, निजी और जन कल्याण दोनों नहीं, है तो मिक्स्ड का होता है। जन कल्याण तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव होता है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा आपके क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कहता है 1950 ईस्वी से लेकर 1991 के बीच औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी थी। औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ 1950 से लेकर 1991 के बीच में कितना था। तो इस सवाल का जवाब है 8%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। चलो 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है बाजार में जिसकी मांग होती है, जिसके उत्पादन में लाभ होता है, विदेशों में जिसकी मांग होती है। इनमें से सभी, भाई इनमें से सभी, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य होता है और वो होता है लाभ को अधिकतम करना, यानी कि प्रॉफिट को बढ़ाना। और प्रॉफिट तो उसी वस्तु में बढ़ेगी जिसकी बाजार में मांग ज्यादा, जिसका उत्पादन करके फायदा ज्यादा और जिसका मांग विदेशों में भी हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा आपके 28 नंबर सवाल का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पर हम मूव कर चुके हैं और 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई है। इंडिया में जो पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया गया है, तो इन पंचवर्षीय योजनाओं का जो कह सकते हो आप इंस्पिरेशन, वो किस कंट्री से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका जवाब, रूस से लिया गया है, रशिया से लिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कहता है परिप्रेक्ष्यात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, 25 वर्ष में या फिर 20 वर्ष में। सही जवाब 20 वर्ष में, 20 years। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में किस तरह की योजनाओं की शुरुआत हुई? तो योजना है पंचवर्षीय, 1 वर्षीय नहीं थी, 10 वर्षीय नहीं थी, 7 वर्षीय नहीं थी, 5 वर्षीय थी। ऑप्शन सी सही जवाब क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और 32 में कहता है जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है? कृषि, उद्योग, पर्यटन, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हुए हैं देश के अंदर एक साल के अंदर, किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में एक फाइनेंशियल ईयर में। तो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स भी और सर्विसेज भी, ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, भारत में हरित क्रांति का दूसरे चरण का काल किसको माना जाता है? इंडिया में हरित क्रांति हुई थी, हम सबको पता है 1960 के दशक में हुई थी, है ना। तो दूसरे फेज में भी फिर इसको इनिशिएट किया गया, क्योंकि पहले फेज में सिर्फ वीट और राइस, गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद हुआ कि इसको हम और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करा जाएगा। तो दोबारा इसके चरण को शुरू किया गया और दोबारा जो इसका काम हुआ है उसका चरण काल माना जाता है 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक, यानी कि 70 से 80 के दशक के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 बोलते हैं औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? बहुत बार ये सवाल हम लोग कर चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। 3 वर्ग में बांटा गया था। पहला ग्रुप बनाया गया था 17 उद्योगों का, दूसरा बनाया गया था 12 उद्योगों का और तीसरा बनाया गया था जो रेस्ट बच रहे थे उनका। और मालिकाना हक भी बांटा हुआ था। पहला था सरकार के पास, दूसरे में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को हक दिया गया था और तीसरे में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल दे दिया गया था, इंडस्ट्रीज का। इस तरह से 1956 के औद्योगिक नीति 1956 में जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी उसके कुछ इस तरह के स्टेप्स रखे गए। अगला सवाल है 35 नंबर क्वेश्चन, बोलता है विदेशी ऋण क्या है? ठीक है, ऋण मतलब कर्ज, लोन। तो विदेशी कर्ज है विदेशी संस्थाओं से एक उद्योग के द्वारा लिया गया ऋण? नहीं भाई। विदेशी संस्थाओं में एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया ऋण? नहीं, एक व्यक्ति की बात ही नहीं हो रही। विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण? इनमें से सभी। देखो इनमें से सभी नहीं होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 जहां पे कह रहा है 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF से कितनी राशि ऋण के रूप में मिली थी? 1980 के दशक में जब 1991 में रिफॉर्म करना पड़ा इंडिया में, तो 1980 का दशक खत्म हो रहा था, 1990 का समय आ चुका था और उस समय इंडियन इकोनॉमी के ऊपर काफी हद तक आर्थिक संकट जो है उसकी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो उस स्थिति में IMF ने इंडिया को लोन दिया था और लोन का जो अमाउंट था वो था $7 बिलियन। ठीक है, $7 बिलियन अमाउंट जो है वो दिया गया था इंडियन इकोनॉमी को कर्ज से मुक्त होने के लिए। याद रखेंगे हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, बोलता है नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया था? देखो 1991 में कई तरह की पॉलिसीज आई थी। मेन LPG 3 पॉलिसीज थी, जिसमें से L जो थी विच इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, उस पॉलिसी के तहत जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको हटा लिया गया था। लेकिन 6 इंडस्ट्रीज को छोड़कर
बाकी सभी इंडस्ट्रीज पर हटाया गया था और इन 6 उद्योगों में लाइसेंसिंग सिस्टम को जारी रखा गया था कि नहीं, 6 इंडस्ट्रीज जो रहेंगे उन पे लाइसेंस रहेगा। 6 में से क्या क्या इंडस्ट्रीज थे? सिगरेट, अल्कोहल, जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, उसी तरह से आपके ड्रग्स जितने भी हैं, ड्रग्स एंड मेडिसिन वगैरह, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव जितने आइटम्स हैं आपके, उसी तरह से डेंजरस केमिकल्स इसके अंदर रखे गए थे, और छठा जो था वो था वेपन्स, जितने भी हथियार बनाने वाली कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इन 6 इंडस्ट्रीज के ऊपर लाइसेंस को जारी रखा गया है, बाकियों पर से लाइसेंसिंग सिस्टम हटा लिया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब है 37 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें कह रहा है कि HCL टेक्नोलॉजीज किस प्रकार की कंपनी है? इंडिया में HCL कंपनी है और ये एक IT कंपनी है जो कि इंडियन इकोनॉमी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड जो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको प्रमोट करती है, उसको प्रोड्यूस करती है, कह सकते हैं आप। ऑप्शन डी सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। यह आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए नहीं होगा, उदारीकरण नहीं है। ऑप्शन सी निवेश नहीं है। ऑप्शन डी निजीकरण तो बिल्कुल नहीं, बाह्य प्रापण, जिसको आप आउटसोर्सिंग के नाम से पढ़ते हैं, इसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं, सेवाओं को बाहर से मंगाना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट इज भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्र कौन सा है? दूर संचार, देखो, आधार संरचना, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त। अब समझो मेरी बात, दूर संचार एज एन कम्युनिकेशन, जो इसमें जो जो प्रभावित क्षेत्र है, जो जिसको लाभ मिला उसको हम पहले अलग कर लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की तो मिला, ठीक है। आधार संरचना कहीं ना कहीं हुआ, ठीक है। वित्त को भी काफी हद तक फायदा हुआ, फाइनेंसेस को भी काफी हद तक प्रमोट किया गया, LPG लाया ही इसलिए गया था। इकोनॉमिक जो संरचना है उसको सुधारने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी को सुधारने के लिए भी किया गया। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही जवाब होगा, बिकॉज दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ खास इंक्लूड नहीं हुआ था आपके LPG पॉलिसी में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। तो इस सवाल का जवाब में हम दूर संचार दे सकते हैं। देखो, अगर ऑप्शन में एग्रीकल्चर होता ना तो आपने आंख बंद करके एग्रीकल्चर सेक्टर को टिक करना था, ये भी ध्यान में रखो। लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर दिया नहीं है इसलिए दूर संचार इसका जवाब होगा। इसी के साथ सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन हम लोगों ने आज देख लिए हैं और होप आपको ये थोड़ा भी हेल्प करे। प्रैक्टिस आप जितनी करोगे आपको बातें उतनी ज्यादा समझ में आएंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से ना चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं उनका डिस्कशन हम शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।